तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल के टीयर 1 का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन को और बिल्कुल लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और हम लोग इसको बनाएंगे ही नहीं, इसकी स्ट्रैटेजी को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कौन ऑप्शन गलत है, जो सही है वो क्यों है और रिलेटेड वर्ड, एंटो, साइनो, ग्रामर के रूल्स सब कुछ हम ध्यान देंगे। तो मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में, पूरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एक ट्रेंड चला है स्टूडेंट्स के बीच में कि लोग सेट प्रैक्टिस या क्वेश्चन पेपर टिक लगाने जाते हैं या बोलते हैं कि मैं सेट मारने जा रहा हूं या टेस्ट सीरीज देने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको कहीं सिर्फ टेस्ट सीरीज देने को दिया जाए और उसका एक्सप्लेनेशन ना हो, अगर ये पता ना चले कि जो गलत हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो सही हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो फिर सारी मेहनत बेकार है। क्योंकि धीरे धीरे आपको क्वेश्चन बनाते बनाते सारे क्वेश्चन रटा जाते हैं, आपको याद हो जाता है, क्वेश्चन देखते के साथ आपको सही ऑप्शन पता चल जाता है और इसके कारण बहुत बार आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और टीचर भी खुश हो जाते हैं, क्लब वाले भी खुश हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाते हैं, लगता है कि अरे भाई बहुत मार्क्स आ गया। लेकिन वो तो रटे हुए क्वेश्चन के मार्क्स हैं। अगर तुमको नए क्वेश्चन के मार्क्स, ऐसे क्वेश्चन जो तुमने पहले नहीं देखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है, अगर उनके मार्क्स को हमें देखना है तो हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी और हमें उसके लिए कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। तो देखिए सीजीएल टीयर 1 लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्लोज टेस्ट आपके सामने है। मरीन कंजर्वेशन सोसाइटी इज होस्टिंग द एंजार्ले टर्टल फेस्टिवल 2019 एमिंग टू मेक मोर पीपल अवेयर अबाउट ऑलिव रिडले टर्टल्स। तो मरीन कंजर्वेशन सोसाइटी है जो समुद्र की चीज़ों को सुरक्षा करती है, ऐसा एक संस्था है और वो होस्ट कर रही है एंजार्ले टर्टल फेस्टिवल 2019 का, और जो कि एम कर रहा है कि ज़्यादातर लोगों को अवेयर कराएगा ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में। ऑलिव रिडले दोनों वर्ड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, कैपिटल में है, इसका मतलब कि ये प्रॉपर नाउन है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये टर्टल्स का नाम है। द सी डैश गेट देयर नेम्स फ्रॉम देयर ऑलिव कलर्ड डैश, यहाँ पर एक ऑलिव कलर्ड डैश है, यहाँ फुल स्टॉप है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ से क्वेश्चंस को लिया गया ऑनलाइन सोर्सेज से, वहाँ पे कुछ ऑप्शंस गलत हो गए हैं, तो मैं आपको ऑप्शंस में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ इसमें क्या होगा। इसमें जो सही आंसर होगा, द सी डैश गेट देयर नेम्स, देखो यहाँ पर सही आंसर टर्टल्स होगा। ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी प्रिंट होने में हो गई है, तो जहां से लिया गया है तो यहाँ पे टर्टल सही होगा। क्यों यहाँ टर्टल्स होगा? क्योंकि यहाँ पे देयर का यूज किया जा रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो देयर का यूज किया जा रहा है तो मतलब प्लूरल चीजों के बारे में बोला जा रहा है। अब प्लूरल चीजों के बारे में बोला जाता है तो यहाँ टर्टल्स होगा। गेट देयर नेम्स फ्रॉम देयर ऑलिव कलर्ड, और यहाँ पर जो आंसर होगा वो शेल होगा, क्योंकि ये जो इनका जो शेल होता है वो समुद्र में बिखरा, उसके समुद्र के बीच पे पड़ा हुआ है और वो ऑलिव कलर का होता है, इसके कारण इनका नाम पड़ा। दे ग्रो टू अबाउट 2 फीट इन, यहाँ का जो सही जवाब होगा लेंथ ऑप्शन होगा सही, साइज भी हो सकता था लेकिन ऑप्शन में लेंथ है। एंड रिपोर्टेडली मेट एट अराउंड 1000 किलोमीटर फ्रॉम द एंजार्ले डैश, और ये लोग, ऐसा खबर है कि ये लोग मेट करते हैं, यानी कि ये लोग जो प्रजनन प्रक्रिया करते हैं ये 1000 किलोमीटर दूर करते हैं एंजार्ले से, और यहाँ पर ऑप्शन में सी आना चाहिए क्योंकि ये एंजार्ले सी से दूर जाके करते हैं। एंड दीज टर्टल्स कम टू द बीच, और फाइनली ये बीच के पास आते हैं टू ले एग्स, एग्स को देने के लिए, अंडों को देने के लिए आते हैं। तो ये इसका पूरा सही ऑप्शन है, लेकिन आप जानते हैं ऑनलाइन सोर्सेज में बहुत जगह गलत भी रहता है ऑप्शन, इसलिए मैंने इसको सही आपको रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने दे दिया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये वही क्लोज टेस्ट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पब्लिक का हम लोगों को ऑपोजिट वर्ड सेलेक्ट करना है, तो ये तो आपके लिए जरा भी मुश्किल नहीं है, आपको पता है कि आप प्राइवेट चुनेंगे। पब्लिक मतलब जो सार्वजनिक है, प्राइवेट जो व्यक्तिगत है, तो इसका मतलब हो गया व्यक्तिगत, राइट। लेकिन कॉमन मतलब होता है जो दो लोगों के बीच में कॉमन हो, आपका और मेरे दोनों में हो। रेस्ट्रिक्टेड मतलब होता है सीमित। इसके लिए जो आप वर्ड याद कर लें, एक कन्फाइंड याद कर लें, कन्फाइंड भी बहुत अच्छा साइनो है। लिमिटेड तो आप जानते ही हैं, राइट। और रेडी मतलब तैयार होता है। अब बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द गिवन सेंटेंस। द इन्विजिलेटर डिड नॉट नोट दैट द 2 बॉयज वर एक्सचेंजिंग नोट्स अंडर हिज नोज। अंडर हिज नोज का मतलब देखते के साथ ही क्लियर हो जाता है, नाक के नीचे।
तो हम बोलते हैं उसके नाक के नीचे से चोर निकल गया, पुलिस के नाक के नीचे से चोर निकल गया, मतलब बिल्कुल सामने। तो आंसर होगा राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, राइट। सही जवाब आपको यहाँ पे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका आपको साइनो सेलेक्ट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, राइट। अब सवाल है कि वर्ड क्या है, हॉस्टिलिटी। तो हॉस्टिलिटी का साइनो आपको खोजना है। अब हॉस्टिलिटी को कैसे याद करेंगे तुरंत? जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उसको एक सेकंड में कैसे याद किया जाए। तो हॉस्टल में लड़के एक दूसरे के लिए हॉस्टिलिटी दिखाते हैं, झगड़ा करते हैं। हॉस्टल में लड़के लड़कियों के बीच झगड़ा होता है, तो हॉस्टिलिटी मतलब हॉस्टल में लड़के हॉस्टिलिटी दिखाते हैं, मतलब झगड़ा करते हैं। तो इसका मतलब तो हो गया झगड़ा। और इसका साइनो अगर हो गया तो एनिमिटी आप बोल सकते हैं, मतलब एक तरह की दुश्मनी की फीलिंग, या इल फीलिंग बोल सकते हैं। इल फीलिंग भी मतलब होता है किसी के लिए शत्रुता की फीलिंग, या आप एनिमोसिटी बोल सकते हैं, यानी किसी से दुश्मनी दिखाना, राइट। तो इसका ऑपोजिट आपको पता चल गया है, एनिमिटी होगा। सिंपैथी मतलब क्या होता है? सिंपैथी मतलब सहानुभूति होता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग एक साथ फटाफट ये 3 वर्ड 4 वर्ड सीख लें। सिंपैथी मतलब सहानुभूति होता है, लेकिन आपको जानना होगा कि एम्पैथी मतलब क्या होता है, और आपको जानना होगा कि एपैथी मतलब क्या होता है, और आपको जानना होगा कि एंटीपैथी मतलब क्या होता है। इन सब का मतलब हमको जानना होगा। तो सर सिंपैथी मतलब सहानुभूति है, एम्पैथी मतलब आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति का मतलब हो गया दूसरों के दुख को अपना दुख समझना, दूसरों के जूतों में अपना पांव रखना, मतलब किसी के गम को देखकर ऐसे फील करना कि जैसे ये दुख तो मेरे ऊपर भी गुजरा है। और एपैथी मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी तरह का सहानुभूति ना रखना, निष्ठुरता जिसको कहा जाता है, निर्ममता। मतलब आप एपैथी है, एपैथेटिक है, मतलब आप एक्चुअली इनडिफरेंट है, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किसी दूसरे से। और जब हम एंटीपैथी का बात करते हैं तो एंटी में दुश्मनी है। तो एंटीपैथी जो इंसान जो एंटीपैथी रखता है वो एक्चुअली पूरे मानवता के लिए एक तरह से दुश्मनी रखता है। इस तरह का आदमी एक तरह का सिनिकल इंसान है। इस तरह का इंसान इसको आप बोल सकते हैं कि ये मिसैंथ्रोप इंसान है। मिसैंथ्रोप इंसान वो होता है जो मानवता के लिए नफरत रखे। तो सही जवाब तो आपको पता है कि यहाँ पर एनिमिटी होगा। अब इसमें आपको जो अंडरलाइन फ्रेज नजर आ रहा है उसका मतलब बताना है। तो आप बोलते हैं लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशंस इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो अगर आप सारे नियमों को ब्लैक एंड व्हाइट में मांग रहे हैं तो मतलब आप क्लियर बोल रहे हैं कि लिख कर दे दो, तो इन राइटिंग होगा। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब जैसे ब्लैक एंड व्हाइट ही आपको नजर आ रहा है ये बोर्ड जिसमें हम लोग सब चीज लिख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। Select the most appropriate option to fill in the blank. Today, dash society is literally poisoning the earth with acid rain. अब इंडस्ट्रियलाइज मतलब होता है औद्योगिक, जहां इंडस्ट्री का विकास हो चुका हो। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है शहरी। ग्रोइंग मतलब होता है बढ़ता हुआ। डेवलपिंग मतलब होता है विकसित करता हुआ। तो सोसाइटी के पहले तो इन सब में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर अर्थ को पॉइजन दिया जा रहा है और एसिड रेन हो रहा है तो प्रदूषण की बात हो रही है। अगर प्रदूषण की बात हो रही है तो एक ही जवाब हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइज्ड, क्योंकि इंडस्ट्री जहां होगी वहीं पे पॉल्यूशन होगा। नीचे का जो क्लोज टेस्ट है ये तो आप बना ही चुके हैं मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि इसमें एरर खोजना है। यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। तो आपको पता है यू मे लेफ्ट द क्लास में जो मे को यूज किया जा रहा है, या अगर माइट को यूज किया जाता है, या अगर कैन को यूज किया जाता है, या कुड हो, या शुड हो, या शैल हो, या विल हो, या इस तरह का कोई भी और वर्ड हो, तो उसको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा V1 का यूज होता है। तो अगर यहाँ पर V1 का यूज होता है तो मे के बगल में लेफ्ट का यूज नहीं होना चाहिए, उसके जगह लीव का यूज होना चाहिए। यानी जो हमारी गलती है वो यहाँ पे गलती है,
यू मे लेफ्ट ने यू मे लीव, V1 क्योंकि लेफ्ट V2 है या V3 है तो इसके जगह हम लोग V1 को यूज करते हैं, लीव को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपको बोलना है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो दे विल पुट अवे देयर वुलन्स आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ होली। तो अगर आपको इसको पैसिव में करना है और विल लगा हुआ है तो ऑब्वियसली पैसिव में विल भी आएगा, और विल भी आपको बस यहीं पे नजर आ रहा है, बाकी में तो हैव बीन नजर आ रहा है, या आर पुट नजर आ रहा है, या आर बीन पुट नजर आ रहा है, विल बी पुट तो ही नजर आ रहा है, इसलिए सही जवाब बी होना चाहिए। देयर वुलन विल बी पुट अवे बाय देम आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ होली। तो देयर वुलेंस को हम आगे ले आए, विल बी पुट अवे, और पुट अवे के बाद बाय लगेगा, बाय देम उनके द्वारा आफ्टर द फेस्टिवल ऑफ होली। तो बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनो ऑफ द गिवन वर्ड। इंसल्ट, इंसल्ट मतलब आपको पता है किसी को बेइज्जत करना, इसके बहुत सारे साइनो हो सकते हैं। तो एक तो साइनो यहाँ पर जो है वो है ऑफेंड। ऑफेंड मतलब ये होता है किसी को नाराज करना या किसी के खिलाफ कुछ ऐसा बोल देना कि वो आपसे चिढ़ जाए, यानी कि आपने बेइज्जती कर दी। लेकिन इंसल्ट के लिए और क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं साइनो में, तो एक आता है बिलिटल, किसी को नीचा दिखाना। एक आता है अगर आप किसी को सेंश्योर करें यानी उसकी निंदा करना, या फिर आप किसी को बोल सकते हैं लुक डाउन अपॉन। अगर आप किसी को लुक डाउन ऑन या लुक डाउन अपॉन भी बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है उसको नीची नज़र से देखना, उसको बेइज्जत करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। अब इसमें आपको एंटो चुनना है प्रोग्रेसिव का। प्रोग्रेसिव मतलब होता है हमेशा आगे बढ़ने वाला, और जो इंसान आगे बढ़ने वाला होता है वो नए विचारों वाला होता है। तो अगर नए विचारों वाला होता है तो इसका साइनो क्या क्या होगा, ये इंसान प्रोग्रेसिव है, ये इंसान मॉडर्न विचारों वाला है, ये इंसान अनऑर्थोडॉक्स है, ये इंसान पुराने रूढ़ियों में नहीं फंसा हुआ है, ये इंसान आइकोनोक्लास्टिक है, यानी ये इंसान पुरानी हर मान्यताओं को तोड़ देता है, ये इंसान मैवरिक है, यानी कि ये हमेशा नई चीजें सोचता है। ये सारा जो है ये सारा साइनो हो गया प्रोग्रेसिव का। और जो इसका उल्टा होगा वो होगा कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव इंसान वो होता है जो बहुत ही संकुचित दिमाग का होता है, जो संकुचित सोच का होता है। तो कंजर्वेटिव का साइनो क्या होगा, जो कि इसका प्रोग्रेसिव का उल्टा होगा। तो कंजर्वेटिव का साइनो होगा ऑर्थोडॉक्स इंसान। जो ऑर्थोडॉक्स इंसान होता है पुराने विचार का इंसान होता है, यही इंसान डॉगमेटिक भी होता है, ये इंसान रूढ़िवादी होता है, यही इंसान कभी कभी हम इसको शॉविनिस्ट भी बोल सकते हैं। शॉविनिस्ट CHAUVINIST, इसको चौविनिस्ट नहीं शॉविनिस्ट कहेंगे। ये इंसान भी एक तरह का बहुत ही कट्टर इंसान होता है। इस तरह के इंसान को फंडामेंटलिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट भी बोला जा सकता है। ये सारे वैसे इंसान हैं जो बड़े ही कट्टर और बड़े ही पुराने विचारधाराओं के होते हैं, और ये सारे इंसान नए विचारधाराओं के आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। आंसर यहाँ कंजर्वेटिव होगा। कुछ लोगों को लगेगा कि एरिस्टोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, तो एरिस्टोक्रेटिक का मतलब कुलीन लोग होता है, मतलब जो दरबारी लोग जो राजा के दरबार में होते हैं, या जो सेठ लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, ऐसे लोगों को एरिस्टोक्रेटिक करते हैं। जो सुएव लोग होते हैं, राइट। और सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग को पकड़ना है। तो करेक्ट स्पेलिंग आपको पता है कि इसमें सीजर्स का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, टेरिबल का स्पेलिंग गलत है, TRRIBLE होना चाहिए। क्लैटरिंग का स्पेलिंग भी गलत है। क्लैटरिंग का मतलब चीज़ों का कुछ आवाज़ करना होता है, और नीचे भी स्वेटर का स्पेलिंग गलत है, राइट। नेक्स्ट बोलता है इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सके। तो जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सके उन इनसैशिएबल होता है, क्योंकि सैशिएट का मतलब होता है सेटिस्फाई करना, और जिसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सके वो इनसैशिएबल होगा। और सेटिस्फाइबल वो होगा जिसको सेटिस्फाई किया जा सके। और कॉन्टेंटेड तो वो इंसान होता है जो संतुष्ट होता है। और सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषजनक, यानी कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो संतोषजनक है, सेटिस्फैक्ट्री है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है रुद्रा वाज
laughed at by all his friends when he wore his socks inside out। ये laughed at का मतलब होता है मजाक उड़ाना। गौर कीजिएगा दोस्तों, लाफ का मतलब हंसना होता है, लेकिन लाफ एट का मतलब मजाक उड़ाना होता है। और लाफ एट में एट साथ में आता है क्योंकि फ्रेजल वर्ब है, और बाय उसके बाद आएगा, मैंने दो प्रीपोजिशन अगल बगल होगा। तो अगर ये अगर इसको आपको आंसर में से ढूंढना होता तो लाफ एट बाय साथ साथ आएगा, ये सही है। लाफ एट मतलब मजाक उड़ाना होता है। तो अब अगर इसको हमको एक्टिव फॉर्म में करना है तो सबसे पहले वाज लाफ्ड है, तो वाज लाफ्ड है इसका मतलब पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस वाला तो यही नजर आ रहा है। ऑल हिज फ्रेंड्स, लास्ट वाला शुरू हो गया, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट रुद्रा व्हेन ही वोर हिज सॉक्स इनसाइड आउट, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, पास्ट टेंस में है। और ये बोल रहा है व्हेन रुद्रा वोर हिज सॉक्स इनसाइड आउट ऑल हिज फ्रेंड्स वर लाफिंग, तो वर लाफिंग तो कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस होगा नहीं, विल बी लाफिंग फ्यूचर टेंस हो गया, ये भी होगा नहीं, और वेयर्स प्रेजेंट टेंस है तो ये भी होगा नहीं, इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ याद रखना है कि लाफ्ड एट साथ साथ आता है और उसका मतलब मजाक उड़ाना होता है, और बाय उसके बाद आता है। अगला क्वेश्चन है लिएबल टू ब्रेक इजली, जो आसानी से टूट जाए, इसको ब्रिटल बोलते हैं। ब्रिटल को टूटल फुटल से याद रख लो, जो टूटा फूटा जो टूट फूट जाए उसको ब्रिटल बोलते हैं। सॉफ्ट नहीं होगा, मुलायम, बेंट नहीं होगा, झुका हुआ, और थिन मतलब पतला। अब बोल रहा है यहाँ पर फॉर हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग इन दिस सोसाइटी, इस जगह में आपको इसको रिप्लेस करना है, यू आर लिविंग इन दिस सोसाइटी। तो यू आर लिविंग इन दिस सोसाइटी के लिए होगा हैव यू बीन लिविंग इन सोसाइटी। क्यों होगा? क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको आप, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आपको याद रखना है। कौन कौन से शब्द? किसी भी लाइन में अगर फॉर आ रहा हो और फॉर का मतलब हो से, सिंस आ रहा हो और सिंस का मतलब हो से, क्योंकि फॉर का मतलब तो बिकॉज यानी क्योंकि भी होता है, फॉर का मतलब के लिए भी होता है, लेकिन फॉर का मतलब से भी होता है, सिंस का मतलब चूंकि भी होता है, लेकिन सिंस का मतलब से भी होता है। जो फॉर और सिंस का मतलब से हो तो ये दोनों टाइम को बताता है। और इसके अलावा अगर किसी लाइन में हाउ लॉन्ग आ रहा हो, राइट, या किसी अगर लाइन में आ रहा हो एवर, फॉर एवर, या किसी लाइन में अगर आ रहा हो येट, और येट का मतलब हो अब तक, या किसी लाइन में अगर आ रहा हो अप टिल, अंटिल नाउ, अंटिल नाउ का भी मतलब है अब तक। तो जब फॉर, सिंस, हाउ लॉन्ग, एक बार फिर से इन शब्दों को मैं आपके सामने लिख दूं, किसी भी लाइन में अगर फॉर आ रहा हो, फॉर का मतलब है से, सिंस आ रहा हो, सिंस का मतलब है से, किसी भी लाइन में अगर हाउ लॉन्ग आ रहा हो मतलब कब से, फॉरएवर को यहाँ पे छोड़ दीजिए क्योंकि उसका कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है। किसी भी लाइन में येट आ रहा हो, येट मतलब अब तक, येट मतलब फिर भी होता है लेकिन अब तक भी होता है। और किसी भी लाइन में अगर आ रहा हो अंटिल नाउ यानी अब तक, अंटिल नाउ इसका भी मतलब होता है अब तक। तो इन सारे शब्दों के पहले 4 टेंसेस का यूज किया जाता है दोस्तों। या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4, या तो प्रेजेंट परफेक्ट, याद रखिएगा ये चारों टेंस का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज, हैव प्लस V3, या तो इसके पहले आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है हैड प्लस बीन प्लस V4, और या इसके पहले आता है पास्ट कंटिन्यूअस। इन सारे टेंसेस का यूज हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग हैव यू बीन लिविंग यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे क्योंकि इस लाइन में हाउ लॉन्ग आ रहा है। राइट, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है ये सेंटेंस अरेंजमेंट है, इसको अरेंज करना है। देखिए बोल रहा है ही वुड सिट एट द एज ऑफ हर मदर्स बेड एंड स्टेयर इनटू हर क्रिब। इसमें देखो हर आ रहा है, ही आ रहा है, हमको पता नहीं है बात किसके बारे में हो रही है, तो ये पहला नहीं हो सकता है। भी बोलता है अरविंद बम्बल्ड डाउन द इंटरमिनेबल कॉरिडोर सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज डॉटर इन द डेज आफ्टर शी वॉज बॉर्न। इसमें अरविंद का नाम आ रहा है, ये पहला लाइन हो सकता है। एज अ प्रोपोर्शन टू द फ्रेगमेंट ऑफ लाइफ हिज डॉटर, हिज आ रहा है, पहला लाइन नहीं होगा। सम डेज ही वुड इमेजिन हिज, तो पहला लाइन तो यही हो गया, बी हो गया। अब अगर पहला लाइन बी हो गया तो यही दोनों में से कोई आंसर हो सकता है।
अब फैसला करना है कि बी के बाद सी होगा कि बी के बाद ए होगा, उसको तो फैसला हम करेंगे, लेकिन एक चीज का और फैसला यहाँ पे कर लो। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हर मदर्स बेड, गौर करो इस फ्रेज पे, हर मदर्स बेड मतलब कोई हर है यानी कोई फीमेल है और उसकी माँ का बेड है। तो अब कोई फीमेल है और उसकी माँ है, तो जो फीमेल है उसका जिक्र कहाँ आ रहा है, जिसकी माँ के बारे में बात हो रहा है, तो वो है उसकी डॉटर, राइट। उसकी डॉटर को हर के रूप में बोला जा रहा है और फिर बोला जा रहा है मदर्स बेड, ठीक है। तो एक बात क्लियर है कि बी आएगा और उसके बाद ए को आना चाहिए, लेकिन बी आएगा और उसके बाद ए आना चाहिए, तो ए लास्ट में आना चाहिए कि ले इसके तुरंत बाद आना चाहिए। इसका फैसला एक और क्लू से होगा, और वो क्लू ये है कि अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे जो हर डॉटर आ रहा है और यहां भी जो हिज डॉटर आ रहा है और यहां भी हिज डॉटर आ रहा है, राइट। तो हिज डॉटर और हिज डॉटर दोनों साथ साथ आ रहा है, दोनों आ रहा है। अब हिज डॉटर क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, तो एक्चुअली नाउन है। क्यों? क्योंकि हिज तो एडजेक्टिव होता है, इसको पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है, डॉटर जो है नाउन है। तो अगर यहाँ हिज डॉटर आ रहा है और यहाँ भी हिज डॉटर आ रहा है, तो दोनों में एक ही नाउन आ रहा है। और जब नाउन आता है तो अगल बगल के सेंटेंसेस में रिपीट नहीं होता है, नाउन आता है उसके बाद प्रोनाउन आना चाहिए नेक्स्ट सेंटेंस में। अगर एक लाइन में आया द डॉटर तो अगले लाइन में शी आना चाहिए, ना कि द डॉटर फिर से रिपीट होना चाहिए। तो इस कारण से हम लोग बी के बाद सी को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर हिज डॉटर के तुरंत बाद हिज डॉटर आ जाएगा। तो हिज डॉटर के तुरंत बाद अगर हिज डॉटर आ जाएगा तो बी के तुरंत बाद सी को लगाना गलत माना जाएगा, क्योंकि नाउन के बाद अगला लाइन में नाउन नहीं आता है, प्रोनाउन आता है। तो इसलिए सही जवाब होना चाहिए बी ए डी सी। यानी अरविंद बम्बल डाउन द इंटरमिनिएबल कॉरिडोर सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज डॉटर इन द डेज आफ्टर शी वाज बोर्न। अपने बच्ची को याद करने लगा जब वो पैदा हुई थी। और तब ए he would sit at the edge of her mother's bed and stare into her crib। और वो उसकी माँ के बेड, अब किसकी, तो बेटी की माँ के बेड के किनारे बैठेगा और उसके क्रिब में यानी उसके पालने में उसके झूले में झांक कर देखेगा। तब डी देखा और तब डी some days he would imagine the world through her eyes and he would feel in his heart how long an hour actually was। और कभी कभी वो पूरी दुनिया को अपने दिल से देखता था और इमेजिन करता था वक्त के बारे में। तब सी as a proportion to the fragment of life his daughter had seen an hour was a vast sprawling space। और एक घंटा जो था वो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो देखो यहाँ भी एन आर आ रहा है और यहाँ भी एन आर का यूज़ हो रहा है, इस जगह भी एन आर का यूज़ हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जगह एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द फ्रेगमेंट लाइफ इज डॉटर सीन एन आर, यहाँ भी एन आर का यूज़ है, यानी सी और डी दोनों के बीच में एन आर का यूज़ है। तो इन दोनों को भी पास में रहना चाहिए और इसीलिए आप देखिए कि ये हमारा सही ऑप्शन है जिसमें डी और उसके बाद सी आता है। तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। तो इसका मतलब है बी के बाद सी तुरंत दोबारा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बी में भी हिज डॉटर यूज किया जा रहा है और सी में भी हिज डॉटर यूज किया जा रहा है। तो दो नाउन अगल बगल नहीं आता है, इसलिए बी के तुरंत बाद सी नहीं होगा। बी के बाद पहले ए होगा, तब डी होगा, तब सी होगा, राइट। तो डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड दैट आई हैव नॉट बीन डैश इन डूइंग वॉट एवर वॉज नीडफुल फॉर बिल्डिंग अप देयर कैरेक्टर। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड दैट आई हैव नॉट बीन नेग्लिजेंट होगा यहाँ पर, कि मैंने इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया। इन डूइंग वॉट एवर वॉज नीडफुल फॉर बिल्डिंग अप देयर कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर को बनाने के लिए जो जरूरी था उसको मैंने इग्नोर नहीं किया, क्योंकि नॉट लगा हुआ है तो नहीं किया, तो नेगेटिव चीज नहीं किया, इसलिए वो खुश है। अफेक्शनेट मतलब तो प्यार करने वाला, केयरिंग मतलब ध्यान रखने वाला, डिवोटेड मतलब समर्पित। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आप लोग बिल्कुल चुन सकते हैं MENTION, लेकिन सी में भी सेम स्पेलिंग रिपीट हो गया है। तो आपको पता है कि बहुत जगह ऑनलाइन सोर्सेज में गलत चीज़ें रहती है, तो हम लोग वो क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो गलतियाँ होगी उसको सुधार देंगे। क्लोज टेस्ट में मैंने पहले ही आपको करेक्ट करा दिया। अब ये देख लीजिए, आइए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं ऑल्दो देयर आर मोर देन 100 नोन एलिमेंट्स दे रेयरली अकर एट अ प्योर स्टेट। इसमें आपको गलती खोजनी है। तो
तो ऑल्दो मतलब हालांकि, इसमें कोई गलती नहीं है। ऑल्दो शुरू में आता है, ऑल्दो दोनों का मतलब हालांकि होता है। देयर आर मोर देन 100 नोन एलिमेंट्स, वहां पर 100 नोन एलिमेंट्स से भी ज्यादा है। देयर के बाद जो वर्ब आता है वो एक्चुअली बाद में आने वाले नाउन के हिसाब से होता है, तो एलिमेंट्स प्लूरल है तो आर आया है, प्रेजेंट टेंस में है। तो सर यहाँ पर जो आ रहा है वो ठीक है? हाँ ठीक है। तो सर कैसे ठीक होगा? आगे तो 100 नोन एलिमेंट्स दे रहा है, तो मोर देन 100 नोन एलिमेंट्स में पूरा जो नोन एलिमेंट्स है ये कलेक्टिव नाउन है जो एक ग्रुप में यूज हो रहा है, और उसके पहले आ का यूज हो सकता है। जैसे 100 रुपी नोट, या फिर हम लोग आ को यूज करते हैं, आ को यूज होता है जैसे 1000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, तो यहाँ पर आ का यूज है, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि ये पूरा कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप में आ रहा है। दे रेयरली अकर एट अ प्योर स्टेट, यहां पर ए गलत है। एट स्पेसिफिक स्टेट के बारे में बोला जा रहा है, प्योर स्टेट जो वो स्पेसिफिक स्टेट है, तो यहाँ एट द प्योर स्टेट होना चाहिए, इसलिए सी पार्ट में यहाँ पे गलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्लोज टेस्ट तो मैं आपको पहले ही पूरा बता चुका हूं, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसमें गलती पकड़नी है। द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट एंड द मेल गार्ड इट इन द डे। यहां पे जो गलती ये है कि फीमेल ऑस्ट्रिच के साथ गार्ड्स का यूज हो रहा है, मतलब V5 का यूज हो रहा है। ये प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और नाइट के साथ एट का यूज होता है। अब यहां द मेल है, ये भी सिंगुलर है। ऑस्ट्रिच को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ द मेल या द मेल वन लिख सकते हो। लेकिन जो यहाँ पर गार्ड है, इसके जगह यहां भी गार्ड्स होना चाहिए, यहां भी V5 का यूज होना चाहिए, और ये V5 का यूज नहीं किया जा रहा है वहां, तो वो गलती है। और दूसरा बात, इन द डे के जगह ड्यूरिंग द डे, क्योंकि नाइट के पहले एट लगता है, लेकिन डे के साथ ड्यूरिंग द डे का यूज हम कर सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आपने देखा, ये पिछले ईयर के सीरियल का क्वेश्चन हम लोग ने टीयर 1 का देखा। ऐसे ही और क्वेश्चन देखना चाहते हैं, या अपना कोई फेवरेट क्वेश्चन मुझसे सॉल्व कराना चाहते हैं, या कोई पीडीएफ आपको चाहिए, 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर चाहिए, या मेरे स्पेसिफिक स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जूम क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें 9771419108। और मैं पटना के 2 जगह गोला रोड और बोरिंग रोड में अवेलेबल हूं आपके लिए। आप कभी भी डाउट सेशन के लिए या फ्री डेमो क्लास के लिए मेरे पास आ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं स्मार्ट क्लास में। थैंक यू।